मुशायरा जानते हो? होता है एक शेर व शायरी टाइप का ना। तो क्या होता है उसमें, एक बार मैं भी गया था। जो शायर होते हैं ना वो आते हैं, तो जब भी वो शायरी कहने आते हैं तो वो बोलते हैं अर्ज है, और ऑडियंस से आवाज़ आती है कि इरशाद इरशाद करके ना। हम लोग बैठे हुए थे, तो हुआ क्या कि मतलब बैठे हुए थे तो एक शायर आए, और मेरे पास में एक व्यक्ति बैठे थे। वो भाई, वो शायर कुछ भी मतलब एक वर्ड बोले और वो जोर जोर से वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है, और माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत तेज तेज बोले। तो जो शायर थे उन्होंने एक आध बार नोटिस किया कि भाई क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, कि डिस्टर्ब होने, मतलब ज़्यादा तेज चिल्लाओगे तो ऑफकोर्स डिस्टर्ब होगा, है ना, कि उसको शायरी नहीं करने दे रहे, वो शायरी बोले वो वाह वाह कर दो तेजी से। उसने बोला भाई धीरे से बोला ऐसे कुछ बोला उन्होंने कि ऐसा वैसा, और उसने वाह 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 वाह। तो शायर भाई, उन्होंने अपनी शायरी कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद उन्होंने, वो जो बंदा बैठा हुआ था उससे बोला, अरे हाँ, इतनी जोर जोर से अल्लाह को याद कर रहे हो हैं, इतनी जोर जोर से अल्लाह को याद कर रहे हो, सोचो अगर अल्लाह ने धीरे से भी याद कर लिया ना तो ये मुशायरा आखिरी हो जाएगा। ओके, तो हेलो मेरे लाडलो। खैर जोक सपाट, हम लोग बात कर रहे थे क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, उसका हम लोग फैक्टराइजेशन देख रहे थे। तो फैक्टराइजेशन के अंदर हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, सेकंड हम लोगों ने पढ़ लिया था इंटीग्रल रूट थ्योरम। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल रूट थ्योरम। क्या पढ़ने वाले हैं? रैशनल रूट थ्योरम। हमें ये बात तो पता है कि जो भी हमारे पास में पॉलिनोमियल दिया होता है, चाहे वो क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, चाहे बाय क्वाड्रेटिक हो, उसके अंदर जो पहला टर्म होता है यानी कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होगा या फिर 1 के अलावा कुछ भी होगा, और जो फाइनल जो भी अपना होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा, वो इंटीग्रल फॉर्म में होगा। तो इंटीग्रल रूट थ्योरम क्या बोलती है? इंटीग्रल रूट थ्योरम बोलती है कि जैसे आपके पास में एक एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 जैसा कुछ है, इसके जो भी रूट होते हैं x प्लस 2 और x प्लस 3, इंटीग्रल रूट थ्योरम बोलता है कि ये जो फैक्टर्स आते हैं, इसके जो भी रूट आएंगे -2 और -3, ये हमारे कांस्टेंट टर्म के क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं, है ना। अब ये वाली बात तो इसने बोल दी किसके लिए? जब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है आपका? 1 है। लीडिंग कोएफिशिएंट इसमें क्या है? 1 है। तब की बात बता रहा है ये। हो सकता है कि किसी किसी में लीडिंग कोएफिशिएंट 1 ना हो। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 ना हो तो क्या बोलेंगे उसको भाई? तो यहां तो सारे के सारे जो रूट आ रहे हैं इंटीग्रल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? इंटीग्रल आ रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास में एक और इक्वेशन जो था, जैसे 6x² था, माइनस में 5x था, प्लस फिर माइनस में 6 था, तो इसमें आपके पास जब आपके रूट निकालोगे तो आपको पता है कि यहां से आप जब निकालोगे तो एक आएगा 2x -3 और एक आएगा 3x प्लस 2, है ना। ऐसे कुछ आएगा। तो जब आप ऐसा कुछ निकालोगे, 9 2 2 4, ठीक है, जब आप ऐसा कुछ निकालोगे, ऐसा कुछ, तब आपके पास में क्या ऑप्शन रहेगा कि x की वैल्यू आपके पास एक आएगी 3/2, x की वैल्यू एक आएगी आपके पास में -2/3। दो रूट मिलेंगे आपको, तो x की आपके पास में दो वैल्यू है, 3/2 और -2/3। यानी यहां पर आपको रूट क्या मिल रहा था? रूट मिल रहा था सीधा सीधा a, ठीक है। अब यहां पर जो आपको रूट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं आपको रैशनल फॉर्म में। रैशनल फॉर्म में यानी समथिंग b/c टाइप। b/c, b और c अपने दोनों इंटीजर हैं, उसको हम लोगों ने लिख दिया। जब b/c फॉर्म में आपको अगर रूट मिल रहे हैं
तो इसका मतलब है कि जब आपके पास में इंटीग्रल यानी कि ये आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है ये 1 के अलावा कुछ होता है, तब आपको जो रूट्स मिलते हैं वो इंटीग्रल ना हो करके रेशनल के फॉर्म में होते हैं। सिंपल सी बात बोलता है ये। तो यहां पर तो आपका इंटीग्रल रूट थ्योरम काम कर गया था, यहां आपका इंटीग्रल रूट थ्योरम काम कर नहीं सकता क्योंकि रूट आपके रेशनल में है। अगर रेशनल है तो रेशनल रूट के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं हमारा रेशनल रूट थ्योरम। तो रेशनल रूट थ्योरम में क्या बोलते हैं, अब आप एक चीज देखो कि यहाँ तो 6x² और यहाँ पर -5x और -6 है। हो सकता है आपके पास में कुछ और मैं ले लेता हूँ, मैं कुछ और ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 12x² -7x और मैंने प्लस में 1 ले लिया। इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ। जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 3x -1 और एक हो जाएगा 4x -1। अच्छा, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल। तो x की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी 1/4 और x की वैल्यू एक आएगी आपके पास में 1/3। अब आप देखो b और c को। यहां पर अगर आप c को देखो तो यहां पर जो दोनों c हैं वो हमारे लीडिंग कोफिशिएंट के क्या है, फैक्टर्स हैं। और जो आपका b है यानी कि जो 1 है वो आपका कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स है। मतलब ऐसा कुछ खास तो आपका रेशनल थ्योरम बोलता नहीं, रेशनल रूट थ्योरम कुछ बोलता नहीं है, वो रिलेटेड ही है किससे, इंटीग्रल रूट थ्योरम से। कि आपका जो फैक्टर्स है बस मतलब थोड़ा सा इसने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया कि b में c आएगा, तो इसने b और c को थोड़ा सा अच्छे से करके बता दिया है। चलो मैं स्टेट करता हूं इसको। क्या है ये, बोलता है इफ px इज अ पॉलिनोमियल with leading coefficient not equal to 1, leading coefficient not equal to 1 और leading coefficient other than 1 and integral कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रल कांस्टेंट टर्म। देन अगर इंटीग्रल कांस्टेंट टर्म है देन इट्स रूट b/c। उसके रूट्स किस फॉर्म में होंगे, b/c के फॉर्म में होंगे। Whereas b is factor of constant term and c will be factor of लीडिंग कोएफिशिएंट जो भी होगा। चलिए अब इस बात को मैं समझाने का आपको थोड़ा सा प्रयास करता हूं, ठीक। इफ px इज अ पॉलिनोमियल से 12x² माइनस में 7x + 1 इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, विथ लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 1, विथ लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 1। यहां तक आपको समझ में आ गया। एंड इंटीग्रल कांस्टेंट टर्म, ठीक, इंटीग्रल कांस्टेंट टर्म, देन इट्स रूट b/c के फॉर्म में होंगे। तो इसके जो रूट आए थे वो क्या आए थे, इसके रूट आए थे अपने 1/4 और 1/3। आप कोई भी ले लो, अगर आप इसको भी लोगे तो यहां पर भी आप देखोगे कि अगर आपके पास में 6x² माइनस में 5x माइनस में 6 है तो इसको हमने लिखा था 2x की वैल्यू, रूट क्या क्या आए थे इसके, रूट आए थे 3/2 और -2/3। इस बात का आप विशेष तौर पर ख्याल रखें कि यहाँ पर साइन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है ड्यूरिंग दिस, क्योंकि साइन इतनी बड़ी चीज है ही नहीं। प्लस माइनस हम अकॉर्डिंगली ले लेते हैं जैसा क्वेश्चन में होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली साइन के लिए कोई रूल नहीं बनाया जाता। साइन आते जाते रहते हैं, इंटीजर बोल दिया मतलब प्लस माइनस दोनों में आएंगे। आगे की बात करते हैं कांस्टेंट टर्म, देन इट्स रूट्स b/c b/c के फॉर्म में दिख रहे हैं,
ठीक है। वेयर बी यानी कि ऊपर वाला जो टर्म होगा, ऊपर वाला जो टर्म होगा बी, बी इज द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो जो बी है आपका ये कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा, जो बी है आपका वो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा, ठीक है, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म है सी। और जो आपका सी होगा डिनोमिनेटर, जो सी होगा डिनोमिनेटर, सी विल बी द फैक्टर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, सी विल बी द फैक्टर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट यानी कि जो आपका डाउन वाला होगा डिनोमिनेटर, वो किसका होगा, वो आपके लीडिंग कोएफिशिएंट का फैक्टर होगा। गॉट इट, समझ में आ गया रैशनल रूट थ्योरम क्या बोलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में सेम स्ट्रेटजी है, इस बार भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए सेम स्ट्रेटजी, जैसे इंटीग्रल रूट थ्योरम हम लोगों ने किया था वैसे ही हम लोग किसमें भी करते हैं, अब वैसे हम लोग रैशनल रूट थ्योरम में भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, इसमें मैं आपको मैक्सिमम 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें ऑफकोर्स एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का होगा, ठीक है। चलो भाई खटाखट कर लेते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा, बहुत ज्यादा डिटेलिंग होगी। चलो भाई खटाखट कर लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, यार क्वेश्चन तो मुझे याद होते नहीं है ना, मैं बना के लिख दूंगा लेकिन आपके काम के नहीं होंगे, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं जो कि है 2y³ माइनस 5y² माइनस में 19y प्लस में 42। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके लिए, वो है 3x³ माइनस में x² माइनस 3x प्लस 1। और एक और क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, तीसरा क्वेश्चन 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। देखो भाई साहब आपके पास में वापस से 2 तरीके हैं, जो तरीके मैंने बताए थे, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, तो कॉस एनसीईआरटी का है, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन बचा था जो मैंने कल छुड़वा दिया था आपको, कि आपके पास में वापस है कि आप एक फैक्टर पता करो, पर्टिकुलर फैक्टर पता करने के बाद में उस फैक्टर से आप उसका मतलब एक जीरो पता करो, उस जीरो से आप उसका फैक्टर निकालो, फैक्टर का डिवाइड करो, डिवाइड करने पर क्यूबिक है तो डिवाइड करने पर जो आपका कोसेंट आएगा वो क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से बाकी 2 फैक्टर पता करो, एक आपने पहले ही पता कर लिया, तीनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, आपका फैक्टराइज हो गया। इजी मेथड। लेकिन हम उस मेथड पे दोबारा नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस करके आ रहे हैं उसको, कहां पर, इंटीग्रल रूट थ्योरम में, तो रैशनल रूट थ्योरम में हम लोग नहीं जाएंगे। तो यहां पर मेरा मेन टारगेट जो है वो सिर्फ आपको ये समझाना है कि मैं आपको रैशनल रूट थ्योरम के अकॉर्डिंग इस टाइप के जो क्वेश्चन जिनमें लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं होता है उनके आपको रूट्स निकालने, उनके आपको फैक्टराइज करने सिखाने वाला हूं। तो ध्यान से देखो भाई साहब, डिटेल में देख लेना, एक बार देखना, पूरे लाइफ टाइम के लिए आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस में 5y² माइनस में 19y प्लस में 42। तो पहली कहानी ये है कि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास में जो रूट आएंगे वो b/c के फॉर्म में आएंगे, b/c के फॉर्म में, जहां पर b की पॉसिबिलिटीज क्या है, b की पॉसिबिलिटीज हमारे पास में 42 के फैक्टर, 42 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एक 1 होता है प्लस माइनस 1, फिर होता है 42 प्लस माइनस का, ठीक है ना, फिर होता है 3 प्लस माइनस का 3, फिर इसके बाद होता है 14 प्लस माइनस का, फिर होता है प्लस माइनस का 6, फिर होता है प्लस माइनस का 7, एक और भी होता है प्लस माइनस का 2 और प्लस माइनस का 21। ये इतने सारे फैक्टर्स, इतने सारी b की वैल्यूज पॉसिबल है। c की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, c की वैल्यूज पॉसिबल है बस प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस का 2। तो अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या क्या बनेगा, जब सबके अपॉन में 1 आएगा तो सेम टू सेम हो जाएंगे, यानी कि b/c अगर हम लोग निकालने पे आए तो पहले मैं सबके अपॉन में 1 1 लिखूंगा, तो 1 1 लिखूंगा तो एज इट इज आ जाएंगे 1 42 3 14 6 7 2 और 21। अब इनके आधे भी आ जाएंगे, मतलब अपॉन में 2 भी आ जाएगा।
प्लस माइनस के साइन आप मान के चलना कि प्लस माइनस के साइन तो हैं। फिर प्लस माइनस के साइन अभी भी आएंगे तो एक होएगा 1/2, फिर हो जाएगा 3/2, फिर हो जाएगा 2/2। ठीक है, और भी क्या पॉसिबल है, 6/2, 7/2, 14/2, 21/2 एंड 42/2। इतनी सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं भाई साहब। अब इनमें से मैं किस वैल्यू को चेक करूं, वो इंपॉर्टेंट है कि इतने सारे फैक्टर्स रूट्स पॉसिबल हैं इस अकेले के लिए। अब इतने सारे अगर रूट्स इसके लिए पॉसिबल हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं सी डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर में मैंने एक बार 1 को सबके नीचे रखा, फिर 2 को रखा, एक और 3 भी होता है 3 को भी रख के देखता है, ये पॉसिबल जीरोज हो सकते हैं उसके, ठीक है ना, जरूरी नहीं इतने सारे जीरोज हो ही उसके, जीरो यानी कि रूट्स हों उसके। हम लोग कोई पर्टिकुलर चेक कर लेते हैं। तो अगर ये अपना पॉलिनोमियल है तो मैं एक पर्टिकुलर पे चेक कर लेता हूँ, सपोज मैं पी, अब प्लस माइनस दोनों में है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं अपना मैक्सिमम टाइम 1 काम कर जाता है, याद रखना। तो 1 में रख देता हूँ, एक बार 1 और एक बार -1, तो मैं 2 क्या रखूँ, 1 रखूँ यहाँ पर, जब 1 रखूंगा तो 2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 क्यूब है ना, ठीक है, माइनस में 19 × 1 और फिर हो जाएगा अपने पास में 42। तो 1 तो काम नहीं कर रहा है, देखो 2 और 44 हो गया, ये 19 और ये 2 काम नहीं कर रहा है, एक मतलब 1 काम नहीं कर रहा है, तो -1 भी ऑफ कोर्स काम नहीं करेगा। -1 क्यों नहीं काम करेगा कि सारे प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर ये माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 के काम करने कोई चांस नहीं है। हम 2 ट्राई करते हैं, जब मैं 2 ट्राई करूंगा तो 2 भी देख लेते हैं हम लोग। 2 के बजाय मैं -2 ट्राई करना चाहूंगा, तो यहाँ पर 2 × -2 का क्यूब, फिर माइनस का 5 × -2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 19 × -2, फिर हो जाएगा प्लस में 42। मुझे नहीं लगता -2 काम करेगा। 2 × -2 का क्यूब हो जाएगा -8, फिर 2 × 4, 4 × 5 20 एंड 19 × 38 प्लस में 42, तो वो भी काम करता हुआ नहीं दिख रहा क्योंकि ये ज्यादा आ जाएंगे, 0 तो नहीं आएगा इसमें भी, ठीक है। ओके, -2 काम नहीं कर रहा है, -2 नहीं काम कर रहा तो क्या करें, हाँ अपन एक बार +2 भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो +2 ट्राई करके देख लेते हैं, तो ये जाएगा 2 × 2 का क्यूब -5 × 2 का स्क्वायर -19 × 2 प्लस में 42, तो 2 2 यानी कि ये हो जाएगा 16, 2 की पावर 3 8 होता है, प्लस इंटू में 2 16 हो गए, 2 2 4 5 20 और ये हो जाएगा 19 2 38 और ये हो जाएगा प्लस में 42, तो 42 और ये होता है 58 और ये होता है 58, यानी कि ये काम कर गया। कौन काम कर गया, P2 काम कर गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 2, यानी कि x - 2 इज अ फैक्टर, x - 2 इज अ फैक्टर। हम बोलेंगे इट है बाय में दिया है तो y लिख दो यहाँ पर, क्योंकि y की वैल्यूज होंगी। तो क्या लिखे हम लोग, y = 2 is a root, so y - 2 is a factor, y - 2 is a factor। अब y - 2 इज अ फैक्टर है तो आप या तो इसका डिवाइड कर लो या फिर इसको उसके अकॉर्डिंग फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास सीधी सी टेक्निक, वही कल वाली टेक्निक है हमारे पास में कि जो 2 है तो 2 टाइम्स में आप चीजों को लेते चलो। 2 टाइम्स में लेते चलो का मतलब क्या हो गया कि अब मैं इसको सॉल्व करने स्टार्ट करता हूं। तो 2y क्यूब माइनस में 2 चाहिए तो मैं इसमें से कितने मांगूंगा, 2 2 4, तो मैं मांगूंगा 4y² दे दो मुझे। तो यहाँ कितना बचा, माइनस का y² बचा, तो मैं इससे कितना मांगूंगा, सिर्फ 2y। कितना मांगूंगा, सिर्फ 2y, क्योंकि ये माइनस का बाहर है, कितना है, बाहर माइनस है, तो मैं इससे प्लस का मांगूंगा। प्लस का क्यों मांगूंगा, क्योंकि माइनस तो बाहर जाएगा, माइनस क्या जाएगा, बाहर जाएगा। फिर इसको कितना चाहिए, 21 2 जा 42 होता है, तो मैं इससे मांगूंगा प्लस का 2y। कितना मांगू, प्लस का 2y, ये कितना बन जाएगा, माइनस का 21 बाय प्लस का 42। ठीक है, आप डिवाइड करके भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, -21 लेने के पीछे रीजन ये है कि अगर इन केस में इसको माइनस में ले लेता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं 17, ठीक है,
इसको मैं दोनों ले सकता हूँ, 19 को मैं या तो 17 प्लस में 2 लेता या फिर मैं 21 माइनस में 2 लेता। अब यहाँ पर मेरा काम जो है, अगर मैं माइनस यहाँ से बाहर या इसको माइनस का रखता हूँ तो यहाँ पर इसके माइनस बाहर जाने से दोनों प्लस क्यों रहे हैं, प्लस में मेरा काम चल नहीं रहा है। समझ में आ रहा है आपको? प्लस में मेरा काम चल नहीं रहा है, मुझे कैसा चाहिए, मुझे माइनस का 2 चाहिए, इसलिए मैं इसको प्लस में लूंगा और इसको बनाऊंगा मैं 21। ठीक है, यहां से 2 बाय स्क्वायर कॉमन है तो यहां बचेगा मेरे पास में बाय, माइनस में बचेगा 2, यहां से मेरा बाय कॉमन है तो बाय माइनस में 2 बचेगा, यहां से मेरा 21 कॉमन है तो बाय माइनस में 2 बचेगा। ये तो आ गया मेरा बाहर। अब क्या बचा मेरे पास में, बाय माइनस 2 आ गया बाहर, अंदर बचा 2 बाय स्क्वायर माइनस में बाय माइनस 21। अब 21 2 जा कितना होता है, 42। तो अब स्प्लिटिंग डबल तो आपको आता है स्प्लिटिंग मेथड, तो ये तो 2 बाय माइनस में 7 बाय प्लस में 6 बाय माइनस 21, यहाँ से कुछ कॉमन यहाँ से कुछ कॉमन तो बाय माइनस में 2 और यहाँ से अपने पास में बाय कॉमन है तो क्या बचा, बाय माइनस 7, यहाँ से 2 बाय माइनस 7, यहाँ पर बचा अपने पास में 3 कॉमन है तो 3 2 जा और 3 7 जा, तो क्या क्या आ गया, बाय माइनस में 2 आ गया और बाय प्लस 3 आ गया और 2 बाय माइनस 7 आ गया। ये आपका फैक्टराइज हो गया। कौन सा वाला, ये वाला। सेकंड क्वेश्चन, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चलो फटाफट अब हम लोग सेकंड वाले पर बात करते हैं ना। सेकंड वाले से आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी मिलेगी का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं 3x क्यूब माइनस में x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1, तो आप सबसे पहले सोचोगे कि b अपॉन सी, जहाँ पर b आप लोगे लीडिंग कोफिशिएंट से, c आप लोगे भाई साहब से, ऐसे ही कुछ था ना। हाँ, तो आपके पास में ऊपर वाले की वैल्यू क्या होंगी, b की जो वैल्यूज होंगी वो प्लस माइनस 1 होंगी, है ना, और फिर आपके पास में प्लस माइनस 1 ही होंगे, a की फैक्टर होता है, और c की वैल्यूज क्या होंगी आपके पास में 1 एंड 3 प्लस माइनस में आएंगी। तो आपके पास में जीरोस के क्या क्या चांसेस है, या तो 1 होगा या फिर 1/3 होगा, बस ये 2 चांसेस हैं आपके पास में। तो ऑफ कोर्स मेरे पास से 1 ही है, एक चॉइस की 1/3 रखूंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा क्वेश्चन, तो मैं 1 को ट्राई करता हूँ, 1 मेरा काम कर भी जाएगा। 1 मेरा काम कैसे कर जाएगा कि अब वो देखना मुझे +1 काम करेगा -1 काम करेगा, कि अगर यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, इन केस में यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे 3x - 1 बचता है, यहाँ से मेरे पास में 1 कॉमन, तो ये सीधा सीधा फैक्टर हो रहा है, सीधा सीधा ले लो आप। 3x³ माइनस में एक्स स्क्वायर को अलग रख दिया, माइनस में मैंने माइनस जैसे ही बाहर लूंगा तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचा, यहाँ बचा मेरे पास में 3x माइनस में 1 माइनस में यहाँ पर कितना बचा 1, तो 3x - 1, तो 3x - 1 तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस b होता है, और इस पे 1 पे स्क्वायर तो कोई भी लगा देता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, x - 1 और x प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो सेम ही होता है। तो ये आपके पास में फैक्टराइज सीधा सीधा हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपके पास में बचता है, इस क्वेश्चन पे भी हम लोग खटाखट बात कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको, इजी था, कल वाली चीज है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास में 2y³ प्लस में बाय स्क्वायर माइनस में 2y - 1। यहां से भी सीधा सीधा आप इनको ब्रैकेट में ही रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा। तो 2y³ प्लस में बाय स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2y + 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में से बाय स्क्वायर बाहर है, क्या बचा 2y बचा प्लस में 1 बचा, -1 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा 2y बचा प्लस में 1 बचा, दोनों सेम हो गए तो दोनों का बाहर ले लो, 2y + 1 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा y² - 1, और y² - 1 सेम केस है, ये वाली आइडेंटिटी वापस से लगेगी, तो 2y + 1 और ये बचेगा y - 1 और y + 1। So this is the all about your rational root theorem, also about the factorization of cubic polynomial।
बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसके बाद का जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें मैं बात करने वाला हूँ अबाउट आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन एंड यूज ऑफ आइडेंटिटीज इन डिफरेंट एरियाज इन डिफरेंट फील्ड्स, और कहाँ कहाँ हम लोग उन आइडेंटिटीज को यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ होती हैं, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। सम ऑफ द आइडेंटिटीज विल प्रूफ, ओके, I'll try to cover the proofs of the identities also, so don't worry about it, just focus on your studies, rest I'll manage. I'll see what you should understand, what is not. If you feel any kind of difficulty, then comment box is open. So let's meet in the next lecture. Have a good day.